हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अर्पित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम मध्य प्रदेश जीके को कवर करने के लिए एक एक संभागों को डिटेल से कवर करते जा रहे हैं। संभाग के अंदर जितने जिले हैं सभी के महत्वपूर्ण फैक्टों को एक एक करके कवर करते चल रहे हैं। सबसे पहले हमने भोपाल संभाग को कवर किया, उसके अंतर्गत आने वाले सभी जिलों को कवर किया है, आप जाकर देख सकते हैं। उसके बाद जबलपुर संभाग को डिटेल से कवर किया है, उसके बाद इंदौर संभाग को, और अब हम आ चुके हैं ग्वालियर संभाग को डिटेल से कवर करने के लिए। इसमें सबसे पहले हम ग्वालियर जिले को डिटेल से कवर करेंगे, उसके बाद शिवपुरी जिले को, उसके बाद गुना जिले को, उसके बाद अशोकनगर जिले को, और अंत में हम दतिया जिले के महत्वपूर्ण फैक्टों को कवर करेंगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं ग्वालियर जिले के महत्वपूर्ण फैक्टों को। ग्वालियर का अन्य नाम तानसेन नगरी, संगीत नगरी, मध्य भारत की राजधानी, इन सभी के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। अगर हम इसके इतिहास के बारे में बात करें तो इतिहास आप याद रखिएगा। इतिहास में पहला पॉइंट आपके सामने है कि जो ग्वालियर है वह गालव ऋषि की तपोभूमि के रूप में जाना जाता है। ग्वालियर गालव ऋषि की तपोभूमि के रूप में जाना जाता है। इन्हीं के नाम पर इसका नाम ग्वालियर पड़ा है। ठीक है। दूसरा तथ्य आपके सामने है, 1196 ईस्वी में यहाँ शासन कौन कर रहा था? शासन कर लिया था या अधिकार कर लिया था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि दिल्ली का सुल्तान था। 1196 में किसने शासन कर लिया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तीसरा पॉइंट इतिहास में आपको याद रखना है कि 1948 से लेकर 1956 तक 1948 से लेकर 1956 तक यह मध्य भारत की राजधानी रहा है। और चौथा और अंतिम पॉइंट आपको याद रखना है कि 1857 से लेकर ईस्वी से जो विद्रोह हुआ है 1857 में, उस दौरान ग्वालियर में जो राज कर रहे थे जिनका नाम था जीवाजी राव सिंधिया ने इस विद्रोह पर समर्थन किया था। ग्वालियर का नेतृत्व कौन कर रहे थे? जीवाजी राव सिंधिया। आपको याद रखना है। अन्य तथ्यों के रूप में आप जान सकते हैं कि ग्वालियर जिला मध्य प्रदेश के ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आने वाला जिला है। ग्वालियर संभाग के अंतर्गत 5 जिले आते हैं जिनके नाम इस प्रकार से हैं: ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, दतिया। यह सभी के सभी जिले ग्वालियर संभाग के हैं। ग्वालियर संभाग का यह पहला जिला जो कि हम कवर कर रहे हैं। इससे पहले इंदौर संभाग जबलपुर संभाग हमने कवर किया है। इससे पहले भोपाल संभाग कवर किया है। यह आपको 2 संभाग कवर कराए जा चुके हैं। यह तीसरा संभाग का पहला वीडियो है। ग्वालियर जिले का कुल क्षेत्रफल 4560 वर्ग किलोमीटर है। यह आपको याद रखना है। 8 तहसीलें हैं, 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। अगर आप ग्वालियर जिले से नहीं हैं तो आपको याद करने की कोई भी जरूरत नहीं है इनके कौन कौन से नाम हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह आप याद कर लीजिएगा, कहीं से भी हो, आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में काफी बार पूछे जाते हैं। मध्य प्रदेश के 4 जिलों से यह सीमा बनाता है। कौन कौन से? भिंड, मुरैना, दतिया, शिवपुरी। 4 जिलों से यह सीमा बनाता है। अंतिम में मैं इससे पूछूंगा भी, आपको याद रखना होगा। याद रखिए, ग्वालियर जिला पूर्व में दतिया से, दक्षिण में शिवपुरी से और उत्तर पूर्व में मुरैना से घिरा हुआ है। नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश बनने से पहले यह मध्य भारत की राजधानी थी। मैंने आपको बताया हुआ है कि 1948 से लेकर 1956 तक यह मध्य भारत की राजधानी रहा है, ग्वालियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्वालियर का प्राचीन नाम गोपांचल है या फिर गोपचंद है, गोपराष्ट्र है, गोपगिरी है। याद रखिए, गोपगिरी, गोप पर्वत, गोपांचल, गोप राष्ट्र, गोप पर्वत, जितने भी इस तरह से नाम हैं यह सभी के सभी ग्वालियर से ही हैं। तानसेन नगरी भी ग्वालियर को ही कहा जाता है, संगीत नगरी भी ग्वालियर को ही कहा जाता है। ग्वालियर की स्थापना महादजी सिंधिया ने की थी और मैंने आपको बताया कि 1857 में कौन यहाँ का नेतृत्व कर रहे थे? जीवाजी राव सिंधिया। आपको याद रखना है, ग्वालियर की स्थापना महादजी सिंधिया के द्वारा किया गया था।
गालव ऋषि की तपोभूमि के कारण इस शहर का नाम ग्वालियर पड़ा, मैंने आपको पहले भी बताया है। ग्वालियर में ग्वालियर का किला स्थित है जिसका निर्माण राजा सूरसेन के द्वारा किया गया है। ग्वालियर के किले के बारे में हम अभी डिटेल से चर्चा करेंगे, यह आपको लोड में नहीं लेना है लेकिन याद रखिएगा। ग्वालियर के किले को पूर्व का जिब्राल्टर, किलों का रत्न, किलों का मोती कहा जाता है। ग्वालियर के किले में मान मंदिर, गुजरी महल या गुर्जरी महल के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसका निर्माण मान सिंह तोमर के द्वारा करवाया गया था। गुजरी महल संग्रहालय का निर्माण भी करवाया गया है 1922 में। आपको याद रखना है ग्वालियर के किले में चतुर्भुज मंदिर का व तेली का मंदिर भी अवस्थित है। ठीक है, ग्वालियर के किले में चतुर्भुज मंदिर या तेली का मंदिर अवस्थित है। ग्वालियर के किले में स्थित तेली का मंदिर उत्तर भारत का एक द्रविड़ शैली का प्रमुख या एकमात्र मंदिर है। ठीक है, ग्वालियर के किले के बारे में थोड़ा सा और डिटेल से या विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। आपके सामने है ग्वालियर का किला, ग्वालियर का किला। ठीक है, पहली बात, मेरे पॉइंट को आप ध्यान से सुनते जाइएगा। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? इसका निर्माण कराया गया था राजा सूरसेन के द्वारा, राजा सूरसेन के द्वारा। ठीक है, आप एक कॉपी में नोट्स बना लीजिए। राजा सूरसेन के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था 525 ईस्वी में, 525 ईस्वी में। ध्यान रहे यह पीडीएफ में नहीं दिया है। दूसरी बात, इसके अन्य कौन कौन से नाम हैं? पूर्व का जिब्राल्टर इसे ही कहा जाता है, किलों का रत्न इसे कहा जाता है, और तीसरा किलों का मोती कहा जाता है। और बात, ग्वालियर का जो किला है उसमें ऊपर जाने के दो रास्ते हैं, ऊपर जाने के दो रास्ते हैं। दोनों रास्तों का नाम अलग अलग है। कौन कौन सा नाम है? एक को ग्वालियर गेट कहा जाता है, दूसरे को उरवाई गेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ग्वालियर के किले के बारे में एक और तथ्य, जो सिखों के 6वें गुरु थे जिनका नाम था गुरु हरगोविंद सिंह जी, गुरु हरगोविंद सिंह, गुरु हरगोविंद सिंह, इन्हें 2 साल यहाँ कैद करके रखा गया था। उसी स्थान पर गुरुद्वारे का निर्माण करवाया गया है जो कि एशिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित गुरुद्वारा है। एशिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित गुरुद्वारा कहाँ पर बना हुआ है? ग्वालियर में। ठीक है, ग्वालियर के अंदर या फिर ग्वालियर के किले के अंदर क्या स्थित है? अंदर मैंने आपको बताया कि मान मंदिर स्थित है। पहली बात, मान मंदिर स्थित है। दूसरी, गुजरी महल स्थित है। गुजरी महल स्थित है या गुर्जरी महल, इसका निर्माण राजा मान सिंह के द्वारा करवाया गया है, राजा मान सिंह तोमर के द्वारा करवाया गया है। इन्होंने अपनी प्रेमिका जिनका नाम था मृगनयनी, मृगनयनी की याद में करवाया है, मृगनयनी की याद में करवाया था। ठीक है, वर्तमान में गुजरी महल को एक पुरातात्विक संग्रहालय के रूप में रखा गया है। 1922 में यह इसके अंतर्गत आया। यह पुरातात्विक संग्रहालयों के अंतर्गत में आया क्या? 1922 में। इसके बाद ग्वालियर के किले के अंदर और क्या मैंने बताया? चतुर्भुज का मंदिर है, फिर तेली का मंदिर है। तेली या शैव मंदिर के रूप में आप इसे जान सकते हैं, तेली या शैव मंदिर के रूप में। शैव मंदिर में वर्तमान में कोई भी मूर्ति अवस्थित नहीं है, लेकिन यह जो मंदिर है यह उत्तर भारत में एकमात्र द्रविड़ शैली की मंदिर है। आपको इतनी बातें याद रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और कोई तथ्य छूटा है क्या पीछे? ग्वालियर में सास बहू का मंदिर अवस्थित है। सास बहू के मंदिर को अपन सहस्त्र बाहु मंदिर के रूप में भी जानते हैं। इसका निर्माण कछवाह वंश के राजा महिपाल के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। कब? 1093 ईस्वी के आसपास, 1093 ईस्वी के आसपास सहस्त्रबाहु मंदिर का निर्माण महिपाल राजा के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, अगला तथ्य, तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ था। इनके बचपन का नाम रामतनु था। तानसेन के गुरु का नाम मोहम्मद गौस था। तानसेन और मोहम्मद गौस का मकबरा यहीं स्थित है। किस नाम पर जाना जाता है? हजीरा में स्थित है। हजीरा नामक स्थान पर तानसेन और मोहम्मद गौस का मकबरा स्थित है। मध्य प्रदेश में तानसेन सम्मान भी दिया जाता है।
ग्वालियर को तानसेन की नगरी के रूप में भी जानते हैं। तानसेन के बारे में कौन कौन से तथ्य हो गए? तानसेन के बारे में, तानसेन के बारे में तथ्य, पहला तथ्य क्या है? हजीरा में गौस और तानसेन का मकबरा स्थित है। कहाँ? हजीरा में। जन्म स्थली इनकी कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। ठीक है, इनका वास्तविक नाम क्या है? रामतनु पांडे। रामतनु पांडे इनका वास्तविक नाम। मध्य प्रदेश में तानसेन सम्मान दिया जाता है। और हजीरा की बात की गई है, यहाँ ग्रेसिस कपड़े बनाने की मिल भी स्थित है, यह आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्वालियर जिले में बिलौरा की गुफाएं स्थित हैं। सभी पॉइंट प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवश्यक है, यह आप ध्यान रखिएगा। ग्वालियर में हस्सू खां एवं हद्दू खां का मकबरा भी स्थित है। इससे पहले मैंने आपको क्या बताया? गौस का मकबरा और तानसेन की समाधि कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। अब याद रखिए, हस्सू खां और हद्दू खां का मकबरा भी स्थित है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। ग्वालियर के फूलबाग मैदान में रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? फूलबाग मैदान में। इनका अन्य नाम क्या है? रानी लक्ष्मीबाई का और क्या नाम है? मनु इनका नाम है। मनु के नाम पर ही बनारस में मणिकर्णिका घाट अवस्थित है। मणिकर्णिका घाट कहाँ स्थित है? मणिकर्णिका घाट बनारस में स्थित है। किसके नाम पर? रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर ही यह स्थित है। ग्वालियर में प्रतिवर्ष मैंने आपको बता ही दिया, तानसेन समारोह आयोजित किया जाता है। ग्वालियर में एशिया का प्रथम रानी लक्ष्मीबाई शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय भी स्थित है। एशिया का प्रथम महाविद्यालय है जो कि शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय है, जिनका नाम है रानी लक्ष्मीबाई शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय। ग्वालियर में प्रदेश का प्रथम चिकित्सा महाविद्यालय, जिनका नाम है गजराजे चिकित्सा महाविद्यालय। मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय जो कि कहाँ स्थित है? जबलपुर में। जबलपुर में स्थित है उच्च न्यायालय। इसकी 2 खंडपीठ हैं, इंदौर में एक है और दूसरा ग्वालियर में है। यह तो मैंने आपको इंदौर पढ़ाया है तब भी बताया है। ग्वालियर में जय विलास पैलेस, मोती महल, जहांगीर महल, शाहजहां महल, विक्रम महल, कर्ण महल, यह सभी के सभी अवस्थित है। यह आप याद ना भी रखें तो चल जाएगा। मध्य प्रदेश में, ग्वालियर के मध्य प्रदेश में महालेखा कार्यालय भी स्थित है। महालेखा कार्यालय कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान 1983 में कहाँ स्थापित कराया गया है? ग्वालियर में। ग्वालियर में कैप्टन रूप सिंह क्रिकेट स्टेडियम अवस्थित कराया गया है। कहाँ? ग्वालियर में। सभी की सभी चीज़ें आपको याद रखनी है। ग्वालियर में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा व्यापारिक मेला लगता है, जिसका नाम है ग्वालियर व्यापारिक मेला। यह मध्य प्रदेश का तो ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा व्यापारिक मेला है ग्वालियर व्यापारिक मेला। ग्वालियर में एनसीसी का महिला प्रशिक्षण कॉलेज स्थित है। एनसीसी का महिला प्रशिक्षण कॉलेज कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। आगे याद रखिए, जब एनसीसी के बारे में बात हो गई है तो बीएसएफ का ट्रेनिंग सेंटर भी कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। किस स्थान पर? टेकनपुर में। टेकनपुर में क्या स्थित है? बीएसएफ का ट्रेनिंग सेंटर। सीआरपीएफ का भी ट्रेनिंग सेंटर यहाँ स्थित है। नाम क्या है? कहाँ स्थित है? बड़ा गांव में। बड़ा गांव में स्थित है क्या? सीआरपीएफ का भी ट्रेनिंग सेंटर। एडवोकेट ट्रेनिंग सेंटर भी यहाँ स्थित है, जो कि भारत का पहला ट्रेनिंग सेंटर है। यह सभी के सभी आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो यह हुआ आपके सामने एनसीसी का पहला या महिला प्रशिक्षण कॉलेज कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। भांडेर में गैस आधारित प्रथम विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया है। कहाँ? भांडेर में। ग्वालियर जिले में मध्य प्रदेश का राजस्व मुख्यालय भी स्थित है। ग्वालियर में आकाशवाणी केंद्र की स्थापना
1964 में की गई थी। 1964 में आकाशवाणी केंद्र की स्थापना की गई थी। सीआरपीएफ का प्रशिक्षण केंद्र स्थित है, बताइए। मैंने अभी आपको क्या बताया, कहाँ स्थित है सीआरपीएफ का ट्रेनिंग सेंटर? मैंने आपको बताया बड़ा गांव में स्थित है, बड़ा गांव में। ठीक है, याद रखिएगा, कोई चीजें भूलिएगा मत। देश का पहला अधिवक्ता प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है या एडवोकेट ट्रेनिंग सेंटर। यह भारत का पहला एडवोकेट ट्रेनिंग सेंटर स्थित ग्वालियर में। ग्वालियर जिले के तिगरा में जिला बल प्रशिक्षण शाला स्थित है। ग्वालियर में देश का एकमात्र तैरता हुआ रंगमंच स्थित है। एकमात्र तैरता हुआ रंगमंच कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। ग्वालियर जिले में रेलवे स्प्रिंग बनाने का कारखाना स्थित है। किस स्थान पर है? आपको याद रखना पड़ेगा, सिथौली नामक स्थान पर। सिथौली नामक स्थान पर ग्वालियर जिले के रेलवे स्प्रिंग बनाने का कारखाना स्थित है। आलू अनुसंधान केंद्र स्थित है। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। ग्वालियर में सूचना तकनीकी विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। ग्वालियर में महाराजपुरा में देश का पहला कार्गो हवाई अड्डा स्थापित किया गया है। कार्गो हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। ग्वालियर जिले में घाटी गांव अभ्यारण्य स्थित है। घाटी गांव अभ्यारण्य कहाँ है? ग्वालियर में। यहाँ सोन चिड़िया का संरक्षण किया जाता है। सोन चिड़ैया जिसे आप कह सकते हैं। हाफिज अली की स्मृति में सरोद घर के नाम पर स्थापित किया गया है एक संग्रहालय। सहोद घर संग्रहालय कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। कुछ प्रमुख शिक्षण संस्थान हैं जो कि ग्वालियर में स्थित हैं, आपको याद रखने हैं। राष्ट्रीय पर्यटन संस्थान कहाँ है? ग्वालियर में। राष्ट्रीय पर्यटन संस्थान जीवाजीराव विश्वविद्यालय। जीवाजीराव विश्वविद्यालय। इससे पहले हमने एक चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर की बात की गई है, जो मध्य प्रदेश का सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज, क्या नाम था? गजराजा या गजराज चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। यह मध्य प्रदेश का सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज स्थित है, या आप कह सकते हैं मध्य प्रदेश का सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज गजराज चिकित्सा महाविद्यालय है। मध्य प्रदेश के या ग्वालियर के प्रमुख शिक्षण संस्थान, ग्वालियर के प्रमुख शिक्षण संस्थान राष्ट्रीय पर्यटन संस्थान ग्वालियर में स्थित है। जीवाजीराव विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। मैंने आपको गजराज चिकित्सा महाविद्यालय के बारे में बताया है। गजराज चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर में है। यह मध्य प्रदेश का सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज गजराज चिकित्सा महाविद्यालय है, जो कि ग्वालियर में अवस्थित है। एनसीसी महिला प्रशिक्षण कॉलेज कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। बताइए, बीएसएफ का ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है? बीएसएफ का ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है? टेकनपुर में। सीआरपीएफ का ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है? बड़ा गांव में। ठीक है। भारत के पहले एडवोकेट ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है? कहाँ है? ग्वालियर में। माधव प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? ग्वालियर में। रुस्तम जी प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? टेकनपुर में। टेकनपुर में मैंने अभी आपको बताया बीएसएफ का ट्रेनिंग सेंटर भी अवस्थित है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? ग्वालियर में। आईपीएस कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट की स्थापना ग्वालियर में हुई है। राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय कहाँ है? 2008 में इसकी स्थापना हुई है। मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई है? ग्वालियर में। तानसेन की समाधि किस स्थान पर है? हजीरा नामक स्थान पर। तानसेन सम्मान मध्य प्रदेश का एक प्रमुख सम्मान है। तानसेन का वास्तविक नाम क्या है? रामतनु पांडे। जन्मस्थली का नाम बेहट है। बेहट नाम पर के स्थान पर तानसेन का जन्म हुआ है। आपको यह सभी की सभी चीजें याद रखनी है। राजमाता विजया राजे
सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 2008 में की गई है। कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। यह आपको याद रखना है। एक तथ्य ग्वालियर से आप और समझ लीजिए कि यहाँ एक महाराजा का बाड़ा स्थित है। महाराजा का बाड़ा, महाराजा का बाड़ा स्थित है। कहा जाता है कि इस बाड़े के चारों ओर बड़ी बड़ी इमारतें हैं, बड़ी बड़ी इमारतें बनी हैं। वहीं इसी बाड़े पर राष्ट्रीय स्तर पर एक लाइब्रेरी की स्थापना की गई है, महाराजा के बाड़े के अंदर। और यह भी कहा जाता है कि चांदनी रात में अगर महाराजा के बाड़े को का दृश्य देखा जाए तो ब्रिटिश संसद के रूप में इसका स्वरूप दिखाई देता है। ब्रिटिश संसद की तरह यह दिखता है। आपको यह सभी की सभी बातें याद रखनी है। अगर मेले के बारे में बात करें तो हीरा भूमिया का मेला भी ग्वालियर में लगता है। और मैंने आपको बताया ही है कि ग्वालियर का व्यापारिक मेला, जो कि एशिया का सबसे बड़ा मेला है, यह भी ग्वालियर में ही लगता है। जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे ग्वालियर जिले से यहाँ आपके समाप्त होते हैं। आइए दोस्तों, अब अपन शिवपुरी जिले को डिटेल से कवर करते हैं और जानते हैं कौन कौन सी तथ्य आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। हम बात करेंगे शिवपुरी जिले की। यह जिला मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण जिला है। इसे कछवाहा राजपूतों का स्वर्ग, मिनी शिमला, भगवान शिव की नगरी, सिपरी, इन सभी नामों से जानते हैं। हम इसके इतिहास के बारे में बात करेंगे। इसमें कौन कौन सी झीलें हैं, कौन कौन से जलप्रपात हैं, राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करेंगे, अभ्यारण्य के बात करेंगे, किलों के बारे में बात करेंगे, सभी के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। सबसे पहले इतिहास के बारे में थोड़ी सी आप समझ लीजिए, ज़्यादा नहीं, 2 पॉइंट। पहला पॉइंट, जब 1857 में क्रांति हुई थी तो शिवपुरी का नेतृत्व किसके द्वारा किया जा रहा था? उत्तर होना चाहिए तात्या टोपे के द्वारा। 1857 की क्रांति के बाद तात्या टोपे को किसके द्वारा पकड़ा गया? मेजर मीड़े के द्वारा। मेजर मीड़े के द्वारा इसे पकड़ा गया और 18 अप्रैल सन 1859 में इन्हें फांसी दे दी गई। इतिहास में आप सिर्फ इतनी बातों को जान लीजिएगा। फांसी देने के बाद इनकी समाधि कहाँ पर बन गई? शिवपुरी में। जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे, चलिए अब हम एक एक करके चर्चा करते हैं। पहली बात, शिवपुरी जिला मध्य प्रदेश के ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आने वाला एक प्रमुख जिला है। ग्वालियर संभाग के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, दतिया, अशोकनगर। हमने ग्वालियर जिले को पूरा कवर कर लिया है। शिवपुरी जिला आप कवर करने जा रहे हैं, इसके बाद गुना, फिर दतिया, फिर अशोकनगर। शिवपुरी जिले के गठन की बात की जाए तो इसका गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत 1 नवंबर सन 1956 में किया गया था। इसके क्षेत्रफल की बात की जाए 10,666 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। यह एक सीमावर्ती जिला है जो कि उत्तर प्रदेश और पश्चिमी राजस्थान से लगता है। कौन कौन से राज्यों से लगता है? उत्तर प्रदेश और पश्चिमी राजस्थान से। शिवपुरी जिले के अंतर्गत 9 तहसीलें हैं। अगर आप शिवपुरी जिले से नहीं हैं, आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है कि कितनी तहसीलें हैं। याद रखिए 9 तहसील। कितने विधानसभा क्षेत्र? 4 विधानसभा क्षेत्र। कितने जिलों से सीमा बनाती है? इसे आप जरूर याद रखिए अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। 6 जिलों से सीमा बनाती है, शिवपुर या फिर श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, गुना और अशोकनगर। 6 जिलों से सीमा बनाता है शिवपुरी जिला। ठीक है, इतनी बातें आप याद रखिए। बताइए कितनी तहसीलें? 9 तहसीलें। कितने विधानसभा क्षेत्र? 4 विधानसभा क्षेत्र। 6 जिला जिससे सीमा बनाती हैं, कौन कौन से? श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, गुना और अशोकनगर। शिवपुरी जिले का प्राचीन नाम क्या है? सिपरी। मैंने आपको पहले ही बताया कि कछवाहा राजपूतों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? शिवपुरी को। मिनी शिमला शिवपुरी को। भगवान शिव की नगरी शिवपुरी को।
शिवपुरी को कहा जाता है। ठीक है, शिवपुरी को भगवान शिव की नगरी व प्रथम पर्यटन नगरी के रूप में भी जाना जाता है। शिवपुरी जिले के छोटी छोटी पहाड़ियों में बसे होने के कारण इसे मिनी शिमला के रूप में भी जाना जाता है। सभी नामों को आपको याद रखना है। शिवपुरी को कछवाहा राजपूतों का स्वर्ग के रूप में भी जाना जाता है। शिवपुरी को मध्य प्रदेश की प्रथम पर्यटन नगर घोषित किया गया है। मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यटन नगर कौन सा है? शिवपुरी। सिंधिया शासकों की ग्रीष्मकालीन राजधानी भी शिवपुरी को ही कहा जाता है। सिंधिया शासकों की ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे कहा जाता है? शिवपुरी को। शिवपुरी में खैर की लकड़ी से कत्था बनाने का कारखाना भी स्थित है। ध्यान रखिएगा, पिछला कुछ भी आप भूलिएगा नहीं। बताइए कि तात्या टोपे को फांसी कब दी गई? मैंने आपको डेट सहित बताया है, 18 अप्रैल सन 1859 ईस्वी में। ठीक है। शिवपुरी जिले में मध्य प्रदेश का प्रथम प्रादेशिक वन स्कूल स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश का प्रथम प्रादेशिक वन स्कूल कहाँ स्थापित किया गया है? शिवपुरी जिले में। शिवपुरी जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से छिंदवाड़ा के बाद दूसरा सबसे बड़ा जिला है। शिवपुरी में करैरा में आईटीबीपी इंडियन तिब्बत पुलिस बल की छावनी भी स्थापित है। कहाँ? करैरा में। किस स्थान पर? करैरा में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। करैरा में एक करैरा अभ्यारण्य भी स्थित है जहां सोन चिरैया का संरक्षण किया जाता है। करैरा अभ्यारण्य कब बनाया गया है? 1981 में। हो सकता है इस पीडीएफ में आपके पास दिया भी गया हो। शिवपुरी जिले में अमोलपाटा में भारत का प्रथम और चलित टेलीफोन एक्सचेंज स्थित है। किस स्थान पर? अमोलपाटा में। क्या है? भारत का प्रथम सौर चलित टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किया गया है। शिवपुरी जिले में सुल्तानगढ़ जलप्रपात, पार्वती नदी पर तथा भूराखोल जलप्रपात है। कौन कौन से जलप्रपात हैं? ध्यान रखिएगा, बाद में मैं पूछूंगा। शिवपुरी जिले में सुल्तानगढ़ जलप्रपात है जो कि पार्वती नदी पर है। भूराखोल जलप्रपात भी स्थित है। आपको याद रखिएगा, आपसे बाद में पूछा जाएगा। शिवपुरी जिले में करैरा अभ्यारण्य, मैंने आपको बताया इसकी स्थापना सन 1981 में की गई है। तात्या टोपे को फांसी कब दी गई थी? 18 अप्रैल सन 1879 में। याद रखिएगा, भूलिएगा बिल्कुल भी मत। यह अभ्यारण्य 202 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ सोन चिरैया का संरक्षण किया जाता है, मैंने आपको पहले भी बताया। शिवपुरी जिले में माधव राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी स्थापना वर्ष 1958 में की गई है। इस राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत जॉर्ज कैसल भवन स्थापित किया गया है, प्लस सांख्य झील भी इसी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत है। सांख्य झील। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शिवपुरी जिले में सिंध नदी के किनारे नरवर का किला अवस्थित है। इस किले का निर्माण राजा नल के द्वारा किया गया था। नरवर का किला यह विंध्य पर्वत पहाड़ी पर स्थित है। कहाँ है? किस पहाड़ी पर है? विंध्य पर्वत पहाड़ी पर। विंध्य पर्वत की पहाड़ी पर स्थित है नरवर का किला। ध्यान रखना है, इस किले के अंदर लोढ़ी माता का मंदिर और पसर देवी का मंदिर भी स्थित है। नरवर का किला राजा नल के द्वारा और रानी दमयंती की कथा यहाँ प्रसिद्ध है। नरवर के किले से कौन कौन सी बातें आपको याद रखना है? नरवर का किले का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? राजा नल के द्वारा। यह किस पहाड़ी में स्थित है? विंध्य पर्वत माला की पहाड़ी पर स्थित है। इसके अंदर लोढ़ी माता का मंदिर और पसर देवी का मंदिर स्थित है। चलिए, शिवपुरी जिले में माधव विलास महल स्थित है। इससे पहले हमने माधव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है बताया है,
माधव राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1958 में की गई थी। याद रखिएगा सभी चीजें। यह महल लोहे के स्तंभों, सुंदर छतरियों और गणेश मंडप के लिए जाना जाता है। माधव विलास महल कहाँ स्थित है? शिवपुरी में। याद रखिए शिवपुरी जिले में जॉर्ज कैसल भवन, मैंने आपको बताया ना, जॉर्ज कैसल भवन माधव राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत ही आता है, जिसका निर्माण ग्वालियर के राजा जीवाजी राव सिंधिया के द्वारा 1911 में कराया गया था। जॉर्ज कैसल भवन माधव राष्ट्रीय उद्यान के अंदर मैंने आपको बताया है क्या क्या उपस्थित है। जॉर्ज कैसल भवन, साथ में सांख्य झील भी उपस्थित है। जॉर्ज कैसल भवन का निर्माण इंग्लैंड के किंग जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए बनवाया गया था, जीवाजी राव सिंधिया के द्वारा 1911 में। शिवपुरी जिले में पीर बुधान का मेला लगता है, हीरामन बाबा का मेला लगता है। पीर बुधान का मेला, यह मेला मुस्लिम संत जिनका नाम था पीर बुधान के कब्र के ऊपर यह आयोजित किया जाता है, मतलब कब्र के आसपास आयोजित किया जाता है पीर बुधान का मेला। पीर बुधान एक मुस्लिम संत थे। ठीक है। शिवपुरी जिले में कोलारस में, यह याद मत रखिएगा, याद रखिएगा किस जिले में लगता है, हीरामन बाबा का मेला लगता है। यहाँ मान्यता है कि पीलिया रोग ठीक हो जाने की मान्यता है। कौन सा रोग ठीक हो जाता है? पीलिया रोग। एक भडेरा का कुंड भी स्थित है, भडेरा कुंड, भडेरा या भडेया कुंड स्थित है कहाँ? शिवपुरी में ही। यहाँ मान्यता है कि चर्म रोग ठीक हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। यह नाम हो सकता है गलत हो सकता है, लेकिन शिवपुरी जिले में ही स्थित है, यह बिल्कुल याद रखिएगा। शिवपुरी में स्वतंत्रता सेनानी तात्या टोपे को 18 अप्रैल 1959 को अंग्रेजों के द्वारा फांसी दी गई थी। बताइए राष्ट्रीय उद्यान की, माधव राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई है? 1958 में। करैया अभ्यारण्य कब बनाया गया? 1981 में। यहाँ किसका संरक्षण किया जाता है? सोन चिड़ैया का संरक्षण किया जाता है। इस तरह से आपको याद रखना है, पीछे हो कुछ भी आप भूलिएगा नहीं। शिवपुरी जिले में तात्या टोपे की समाधि भी स्थित है, मैंने आपको पहले भी बताया है। शिवपुरी जिले का खनिया धाना चंद्रशेखर आजाद की कर्मस्थली के रूप में जाना जाता है। क्या? खनिया धाना। शिवपुरी जिले में सांख्य राजे सिंधिया व माधवराव सिंधिया की छतरियां बनी हुई है। इन छतरियों को शिवपुरी का ताजमहल कहा जाता है। किनकी किनकी छतरियां हैं? सांख्य राजे की सिंधिया की छतरी और माधवराव सिंधिया की छतरी। सांख्य झील कहाँ स्थित है? सांख्य से आपको याद रखना है, सांख्य झील कहाँ स्थित है? शिवपुरी में। शिवपुरी जिले में मनिहार नदी पर सांख्य झील, यह सांख्य सागर झील व जाधव सागर नामक दो कृत्रिम झीलें हैं। कौन कौन सी झीलें हैं? सांख्य सागर झील और जाधव सागर झील। मैंने आपको दो जलप्रपात के बारे में भी बताया है। कौन कौन से? सुल्तानगढ़ जलप्रपात और भूरा खो जलप्रपात। दोनों के दोनों कहाँ स्थित है? शिवपुरी में ही। इन झीलों का निर्माण माधवराव सिंधिया के द्वारा करवाया गया था। सांख्य झील मगरमच्छ की सफारी के लिए प्रसिद्ध है। एक सुरवैया गढ़ी स्थित है, इसका निर्माण सहस्त्रवर्धन के गुरु जिनका नाम था पुरंदर, शिव मत की शिक्षा देने के लिए इसके द्वारा करवाया गया था सुरवैया गढ़ी का निर्माण। जब मुगलों का आक्रमण हुआ था उस समय पर सुरवैया गढ़ी को मिट्टी से ढक दिया गया था और 1916 में माधवराव सिंधिया के द्वारा जीर्णोद्धार इसका करवाया गया था। सुरवैया गढ़ी के बारे में मैंने आपको अभी बताया। पोहरी दुर्ग स्थित है यहाँ, इसका निर्माण कछवाहा वंश के शासकों के द्वारा करवाया गया था। शिवपुरी को मैंने आपको बताया कछवाहा राजपूतों का स्वर्ग कहा जाता है। शिवपुरी जिले में करैया दुर्ग स्थित है। करैया दुर्ग
करैया अभ्यारण्य भी मैंने आपको बताया है। बताइए उसकी स्थापना कब कराई गई थी? 1981 में। करैया दुर्ग अवस्थित है। इस किले में प्राचीन शिव मंदिर जिनका नाम है कलेश्वर मंदिर स्थित है। इस दुर्ग के अंदर, किले के अंदर, करैया दुर्ग के अंदर। शिवपुरी जिले में सूर्य मंदिर और प्रतिहार शैली में बना एक प्रमुख मंदिर है। कौन सा मंदिर? सूर्य मंदिर। भदैया कुंड, हाँ भदैया कुंड के बारे में मैंने आपको बताया, यह एक बरसाती झरना है। यह मान्यता है कि यहाँ चर्म रोग ठीक हो जाता है इसमें नहाने पर। शिवपुरी जिले में सिद्धेश्वर महादेव मंदिर स्थित है जो कि 52 कुंडों के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ सिद्धेश्वर बाणगंगा का मेला भी लगता है। पहले दो मेलों के बारे में बात की है, पीर बुधान मेला और हीरामन बाबा का मेला। हीरामन बाबा के मेले में मैंने आपको क्या बताया है कि क्या ठीक हो जाता है? पीलिया रोग ठीक हो जाता है, ठीक है ना। शिवपुरी जिले में प्रागैतिहासिक काल के बरखा खो और चुड़ैल छाछ के गुफा चित्र मिले हैं। मैंने आपको झीलों के बारे में बताया, कौन कौन सी झीलें हैं? सांख्य सागर झील और जाधव सागर झील। सांख्य सागर झील क्यों प्रसिद्ध है? मगरमच्छ की सफारी के लिए। दो जलप्रपात, कौन कौन से जलप्रपात? सुल्तानगढ़ जलप्रपात और भूराखो जलप्रपात। सभी चीजें आपको याद रखनी है। मैं बार बार रिवाइज कर रहा हूं, अपने लिए नहीं, आपके लिए। शिवपुरी जिले के मध्य से सिंध नदी प्रवाहित होती है। शिवपुरी जिले में सिंध नदी पर मणिखेड़ा बांध भी बनाया गया है। किस नदी पर? सिंध नदी पर। शिवपुरी जिले में पार्वती, सिंध, कुनो, बेतवा, पहुज, इन सभी नदियां प्रवाहित होती हैं। मोहनी सागर परियोजना कहाँ स्थित है? शिवपुरी जिले में। किस नदी पर बनाई गई है? सिंध नदी पर। इस परियोजना का नाम बदलकर अटल सागर परियोजना रख दिया गया है, याद रखना है आपको। जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे आपको यहां कवर करा दिए गए हैं। आपको बताना है यहां तहसीलें कितनी हैं। कितनी तहसीलें हैं? कितनी तहसीलें हैं? 9 तहसीलें हैं। कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? 4 विधानसभा क्षेत्र। कितने जिलों से सीमा लगती है? 6 जिलों से। कौन कौन से? श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, गुना, अशोकनगर। तात्या टोपे, इतिहास के बारे में बात करें, इतिहास के बारे में बताइए। 1857 में नेतृत्व कौन कर रहा था? तात्या टोपे। इन्हें फांसी कब दी गई? 18 अप्रैल सन 1879 में। इनकी समाधि भी शिवपुर में स्थित है। कत्था बनाने का कारखाना स्थित है। झील के बारे में 2-3 बार बताया। नरवर का किला यहाँ स्थित है। इसका निर्माण राजा नल के द्वारा करवाया गया था 10वीं शताब्दी में। विंध्य पर्वत की पहाड़ी पर यह स्थित है नरवर का किला। इसके अंदर लोढ़ी माता का मंदिर है, परस देवी का मंदिर है। सभी की सभी चीजें आपको बताई हैं। शिवपुरी जिले के सभी तथ्य यहाँ पर समाप्त होते हैं। आइए हम देखते हैं अगले जिले को। दोस्तों अब हम गुना जिले के बारे में डिटेल से जानकारी लेने जा रहे हैं। आइए जानते हैं कौन कौन से तथ्य आपके लिए उपयोगी होंगे। हम बात करेंगे गुना जिले की। यह जिला मध्य प्रदेश के ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आने वाला एक प्रमुख जिला है। गुना जिला से सीमा बनाने वाली या फिर गुना और राजस्थान के बीच सीमा बनाने वाली नदी का क्या नाम है? पार्वती। पार्वती नदी के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। गुना से अशोकनगर कब अलग हुआ यह बताएंगे। कौन कौन से विशेष तथ्य हैं, कौन कौन से किले हैं, कौन कौन से पर्यटन स्थल हैं, कौन कौन सी कंपनियां गुना में हैं, सभी चीजों के बारे में डिटेल से हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसके इतिहास के बारे में बात करें तो प्राचीन में गुना अवंती साम्राज्य का हिस्सा था। किस साम्राज्य का हिस्सा था गुरु? अवंती साम्राज्य का हिस्सा। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? चंद्र प्रदोयता महेशाना के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। गुना की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? चंद्र प्रदोयता महेशाना। अवंती साम्राज्य का यह राजा था। बात करेंगे अगर इसके बाद की तो इसके इतिहास में ही है 28 मई सन 1948 को यह मध्य प्रांत राज्य का हिस्सा बना था। कब? 28 मई 1948 को। बाद में 1 नवंबर सन 1956 में जाकर यह मध्य प्रदेश की स्थापना होने के साथ ही
गुना मध्य प्रदेश के भाग में आ गया। गुना को मालवा चंबल प्रदेश के रूप में भी जाना जाता है। सभी चीजें आपको याद रखना है। 28 मई 1948 को क्या हुआ था गुरु? आपको बताना पड़ेगा, मध्य प्रांत राज्य का यह हिस्सा बन गया था। 1 नवंबर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत यह गुना मध्य प्रदेश का हिस्सा बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुना जिले का वर्तमान मुख्यालय गुना शहर में 5 नवंबर कब बनाया गया था? 5 नवंबर 1922 को स्थापित किया गया था गुना का मुख्यालय। बात करें 2003 में क्या हुआ था, तो 2003 में गुने से अलग करके अशोकनगर को एक नया जिला बनाया गया था। गुना की क्षेत्रफल के बारे में बात करें, 6390 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। यह बहुत ही कम है एक हिसाब से। गुना जिला मध्य प्रदेश में मध्य पश्चिमी भाग में स्थित एक सीमावर्ती जिला है। मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बताया कि इसकी सीमा, गुना की सीमा किसी अन्य राज्य से लगती है, उसका नाम है राजस्थान। बताना है कि किसकी सीमा राजस्थान को गुना से अलग करती है। पार्वती नदी के द्वारा बनाई गई सीमा राजस्थान को गुना से अलग करती है। कितनी तहसीलें हैं गुरु? 7 तहसीलें। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में जा रहे हैं, सिर्फ यह याद करके जाएं कि 7 तहसीलें हैं। कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? विधानसभा क्षेत्र हैं 4। कौन कौन से? गुना, बमोरी, चाचौड़ा और राघोगढ़। इतने विधानसभा क्षेत्र हैं। प्रमुख और मोस्ट इंपॉर्टेंट यह है कि गुना जिला किस अन्य जिले से सीमा बनाता है। यह आपको सभी जिलों से याद रखना है, ठीक है? चाहे आप कोई भी जिला पढ़ रहे हैं, आप यह तो जरूर याद रखें कि आप किस जिले को पढ़ रहे हैं, उस जिले की सीमा किस अन्य जिले से सीमा बनाती है। तो गुना जिले की सीमा 5 जिलों से सीमा बनाती है। मैं आपसे अंतिम में पूछूंगा भी कि कितने क्या थे। 5 जिलों से सीमा कौन कौन सी बनाती है? राजगढ़ से, भोपाल से, विदिशा, अशोकनगर और शिवपुरी। इन सभी जिलों से गुना जिला सीमा बनाता है। गुना जिले की सीमा भारत के अन्य राज्य राजस्थान से मिलती है, यह मैंने आपको बता ही दिया है। एक मेला लगता है, कौन सा मेला? तेजाजी का मेला, संत तेजाजी का मेला। ठीक है। गुना के विजयपुर में भू उपग्रह केंद्र या संचार उपग्रह केंद्र को भी स्थापित किया गया है। आप कह सकते हैं भू संचार अन्वेक्षण केंद्र को स्थापित किया गया है। कहाँ? गुना के विजयपुर में। ठीक है। गुना जिले में मध्य प्रदेश में प्रथम आदिवासी शोध संचार केंद्र कहाँ खोला गया है? कहाँ खोला गया है? गुना में। मध्य प्रदेश का प्रथम आदिवासी शोध संचार केंद्र की स्थापना गुना में की गई है, यह आपको याद रखना है। गुना जिले के एक गांव जिसका नाम है भामावड़, यहाँ तेजाजी का मेला लगता है। अगर तेजाजी कौन है गुरु? यह लोक देवता के रूप में माने जाते हैं। कहाँ के लोक देवता? मध्य प्रदेश और राजस्थान के लोक देवता के रूप में इन्हें जाना जाता है, तेजाजी को, संत तेजाजी को। और बात करें तो यह किस घराने से जाने जाते हैं? तेजाजी किस घराने से हैं? जाट घराने से हैं संत तेजाजी। किस घराने से? जाट घराने से। किस वंश से हैं अगर आपसे पूछा जाए तो धौलिया वंश से संबंधित है संत तेजाजी। यह मेला तेजाजी की जयंती पर भाद्रपद शुक्ल दशमी पर आयोजित किया जाता है। यह आपको ना भी याद हो तब भी चलेगा, लेकिन मैंने जो आपको बताया तेजाजी के बारे में वह आपको याद होना चाहिए। किस घराने से संबंधित है? जाट घराने से। और किस वंश से संबंधित है? धौलिया वंश से। आपको यह चीज याद ही रखनी पड़ेगी। ऐसा माना जाता है कि तेजाजी में एक ऐसी शक्ति थी जो कि सांप के काटने पर उनके जहर को खत्म कर देती थी। गुना जिले में प्रसिद्ध एक किला है जिसका नाम है बजरंगगढ़ का किला, जिसका निर्माण 1775 में मराठा शासकों के द्वारा करवाया गया था। किस किले का? बजरंगगढ़ के किले का। इस किले के अंदर
अगर आपको बताऊं तो तोपखाना, मोती महल, रंग महल, राम लक्ष्मण सीता हनुमान मंदिर, क्या क्या है? तोपखाना, मोती महल, रंग महल और राम लक्ष्मण सीता हनुमान, इन सभी के मंदिर स्थित है। बजरंगगढ़ के किले को काले पत्थर से बनाया गया है। किस पत्थर से बनाया गया है? काले पत्थर से बनवाया गया है बजरंगगढ़ के किले को। इनके दीवारों पर बहुत ही सुंदर मूर्तियां उकेरी गई हैं, यह आप याद रख सकते हैं। चलिए, इसमें दिया भी हुआ है कुछ। इस किले के अंदर तोपखाना, रंग महल, मोती महल, राम, सीता और लक्ष्मण, हनुमान, इन सभी के मंदिर उपस्थित हैं। गुना जिले में प्रसिद्ध राघोगढ़ किला स्थित है। कौन सा किला है? राघोगढ़ किला। राघवगढ़ किला का निर्माण कब कराया गया है? 1673 ईस्वी में चौहान के द्वारा। यह किस वंश से संबंधित है? खिचड़ी वंश से संबंधित है। कौन? चौहान। राघवगढ़ का किला कब बनवाया गया है? 1673 ईस्वी में। राघवगढ़ में दिग्विजय सिंह का किला भी स्थित है। दिग्विजय सिंह कौन थे? यह मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुना जिला को पूर्व में मालवा व चंबल का प्रवेश द्वार कहा जाता था। मैंने आपको पहले ही बताया, मालवा चंबल प्रदेश किसे कहा जाता है, या मालवा चंबल प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, आपको याद होना चाहिए, गुना जिले को। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुना जिला के विजयपुर में हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर, HBJ पाइपलाइन यहीं से गुजरती है। विजयपुर कहां से कहां संबंधित है? गुना से। ठीक है। हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर भारत की पहली क्रॉस स्टेट गैस पाइपलाइन है। आपको याद रखना है, भारत की पहली क्रॉस स्टेट गैस पाइपलाइन कौन सी है? HBJ, हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर। ठीक है, यह चीज आपको याद रखनी है। इस पाइपलाइन की कुल दूरी कितनी है? 3,397 किलोमीटर। टोटल 3,397 किलोमीटर इसकी दूरी है। इस परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? इस परियोजना की शुरुआत की गई है 1986 में। यह सभी की सभी चीजें आपको याद होनी चाहिए, PDF में हो या ना हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुना के विजयपुर में नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड द्वारा संचालित खाद्य फैक्ट्री है। कौन सी? नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, NFL। इसे आप हिंदी में कह सकते हैं राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड। यह फैक्ट्री कहाँ स्थित है? विजयपुर में। इसकी स्थापना कब कराई गई है? 1948 में। 1948 में राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड की स्थापना कराई गई है, या फिर इस परियोजना की शुरुआत की गई है 1948 में। और HBJ पाइपलाइन परियोजना की शुरुआत कब की गई है? 1986 में। यह सभी की सभी चीजें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, NFL, इसके बारे में एक बात और मैं आपको बता दूं। 1 जुलाई 1988 एक डेट है। 1 जुलाई 1988 को व्यावसायिक कार्य के लिए खाद्य उत्पादन शुरू किया गया। कहाँ? विजयपुर में, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के द्वारा। एक बार डेट और कंफर्म करा दूं आपको। ठीक है, अब थोड़ा छोटा छोटा याद रखिएगा। HBJ, इसकी शुरुआत कब की गई और इसकी कुल दूरी कितनी है? 3,397 किलोमीटर इसकी कुल दूरी है। ठीक है, इस परियोजना की शुरुआत कब की गई? 1986 में। ठीक है, विजयपुर में नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के द्वारा संचालित किया गया। इसकी शुरुआत कब की गई? 1948 में। गैस आधारित खाद्य परियोजना की शुरुआत की गई कब? 1948 में। फिर एक डेट आती है 1 जुलाई 1988। इस समय पर क्या हुआ है गुरु? इस समय पर व्यावसायिक कार्य के लिए खाद्य उत्पादन की शुरुआत की गई है 1988 में, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड कंपनी के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुना के विजयपुर में गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड,
इसका दूसरा नाम आप कह सकते हैं हल्दिया जगदीशपुर गैस पाइपलाइन लिमिटेड। इसका दूसरा नाम क्या है? हल्दिया जगदीशपुर गैस पाइपलाइन लिमिटेड, गेल। इसकी स्थापना की गई। इंडिया का यह उत्पादन एक प्रमुख इकाई है। यह महारत्न कंपनी के रूप में भी जानी जाती है। यह प्राकृतिक गैस कंपनी है। यह एक महारत्न कंपनी है। भारत में कितनी महारत्न कंपनियां हैं गुरु? 14 महारत्न कंपनियां हैं। यह अगर आपको याद हो तो ठीक है, नहीं तो आप इसे याद जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, वर्ष 1984 में इसे स्थापित किया गया है। कब? 1984 में। भारत में गैस उत्खनन करने वाली एक शीर्ष तकनीकी संख्या है या इकाई है। मैंने आपको इसमें क्या बताया? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल, यह एक महारत्न कंपनी है। यह एक प्राकृतिक गैस इकाई है। प्राकृतिक गैस इकाई। इसका दूसरा नाम क्या है? हल्दिया जगदीशपुर गैस पाइपलाइन लिमिटेड। इसकी स्थापना 1984 में की गई है। यह चीजें सभी की सभी आपको याद रखनी है। यह तो याद ही रखिएगा, यह एक महारत्न कंपनी है। इसकी स्थापना गुना के विजयपुर में ही की कराई गई है। आगे बढ़ते हैं। गुना में स्थित है एक कुंभराज मंडी। यह धनिया के लिए जानी जाती है, कुंभराज मंडी। यह भी आपको एक किनारे में याद रखना है। गुना जिले में प्रसिद्ध कौन सा नृत्य है? कार्तिकीया नृत्य किया जाता है। कहाँ? गुना जिले में। कार्तिकीया नृत्य कहाँ किया जाता है? गुना जिले में। गुना जिले में गोपी कृष्ण सागर डैम स्थित है। गोपी कृष्ण सागर डैम कहाँ स्थित है? बताना है आपको। गुना जिले में। यह पर्यटन के लिए एक प्रमुख रूप से जाना जाता है। यहाँ जैव विविधता प्रमुख केंद्र माना जाता है। जैव विविधता का प्रमुख केंद्र कहाँ माना जाता है? गोपी सागर बांध को। यह कहाँ स्थित है? अगर आपसे पूछा जाए तो राघवगढ़ में आपको बताना है। इसका सही उत्तर कहाँ होगा? राघवगढ़। आगे बढ़ते हैं। गुना जिले में सिंध और पार्वती नदी प्रवाहित होती है। कौन कौन सी? सिंध और पार्वती। मैंने आपको पार्वती नदी के बारे में और क्या बताया है? यह गुना और राजस्थान के बीच सीमा बनाने का कार्य करती है पार्वती नदी। ठीक है, यह फैक्ट भी यहां दिया हुआ है। सिंध नदी गुना और अशोकनगर के बीच होकर उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती है। यह आपको याद ना भी रखें तब भी चलेगा। पार्वती नदी के किनारे कुंभराज, आरोन, सुठालिया परियोजना के नाम पर एक बांध बनाया गया है। यह आपको याद रखना पड़ेगा। और आगे बढ़ते हैं। गुना जिले में 20 भुजा का एक प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर में दुर्गा जी की 20 हाथों वाली एक प्रतिमा है। दुर्गा जी की 20 हाथों वाली प्रतिमा कहाँ स्थित है? गुना में। ठीक है, यह तो इतिहास में मैंने आपको बताया है कि स्वतंत्रता के प्राप्ति के बाद 28 मई 1948 को गुना मध्य प्रांत राज्य का एक हिस्सा बन गया था। फिर 1 नवंबर 1956 में राज्य मध्य प्रदेश या फिर राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत यह गुना मध्य प्रदेश का एक जिला बन गया था। यह आपको याद ही रखना पड़ेगा। यहाँ और प्रमुख प्रमुख रूप से कौन कौन सी चीजें आप जान सकते हैं? पर्यटन के रूप में आप जा सकते हैं हनुमान टोकरी। हनुमान टेकरी कहाँ है? हनुमान टेकरी। हनुमान टेकरी आप जा सकते हैं। मधुमक्खी भुजा देवी मंदिर। मधुमक्खी भुजा देवी मंदिर या 20 भुजा देवी मंदिर या 20 मुआ देवी मंदिर एक ही नाम है। बताइए, मध्य प्रदेश का गुना जिला 5 जिलों से सीमा बनाता है। कौन कौन सी जिला है? राजगढ़, भोपाल, विदिशा, अशोकनगर, शिवपुरी। ठीक है, इन सभी बातों को आपको याद रखना। दोस्तों, अब गुना जिले से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर समाप्त होते हैं। आइए अब अपन अशोकनगर जिले से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं किस प्रकार से हैं। हम बात करेंगे अशोकनगर जिले की। अशोकनगर जिले से जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे हम जानने का प्रयत्न करेंगे, चाहे वह पेटेंट से संबंधित हो, इसके पुराने नाम से संबंधित हो, इसके गठन से संबंधित हो, कितने किले हैं, कितनी परियोजनाएं हैं, कितने पर्यटन स्थल हैं, सभी के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। हो सकता है कि कुछ चीज़ें इस पीडीएफ में ना हो, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन एडिशनल फैक्ट भी मैं इस पीडीएफ में बताऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्वालियर संभाग का यह अंतिम जिला है जिसे हम कवर करने जा रहे हैं, यह आप ध्यान में रखिएगा।
अशोकनगर जिला यह मध्य प्रदेश का ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आने वाला एक प्रमुख जिला है। अशोकनगर जिले की स्थापना 15 अगस्त सन 2003 को गुना जिले से अलग करके की गई थी। मैंने जब आपको गुना जिला पढ़ाया है तब भी इस बात को बताया है। अशोकनगर जिले का कुल क्षेत्रफल कितना है? 4676 वर्ग किलोमीटर अशोकनगर जिले का कुल क्षेत्रफल है। अशोकनगर का पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? इस नगर को पूर्व में पछाड़ के नाम से जाना जाता था। 7 तहसीलें हैं, इसमें से चंदेरी आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको यह याद रखना है कि टोटल 7 तहसीलें हैं, लेकिन चंदेरी को भी याद रखिएगा कि यह इसकी एक प्रमुख तहसील है। आगे बढ़ते हैं। अशोकनगर जिले के अंतर्गत 3 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। कौन कौन से विधानसभा क्षेत्र आते हैं? अशोकनगर, मुंगावली और चंदेरी। चंदेरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। अशोकनगर जिले की सीमा भारत के अन्य किस राज्य से लगती है? उसका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश राज्य से लगती है। कितने जिले से सीमा बनाती है? पश्चिम में गुना से, दक्षिण में विदिशा और सागर से और उत्तर में शिवपुरी जिले से यह सीमा बनाती है और उत्तर प्रदेश राज्य उसके पूर्व में पड़ता है। यह आपको याद रखना है। यह आपको कम से कम याद रखना है कि किस किस जिले से सीमा बनाती है। गुना, विदिशा, सागर और शिवपुरी। सम्राट अशोक के नाम पर इस शहर का नाम अशोकनगर पड़ा, यह तो आप नाम सुनकर ही बता सकते हैं। 10वीं और 12वीं शताब्दी के मध्य प्रतिहार वंश के राजा जिनका नाम था कीर्तिपाल ने चंदेरी नगर की स्थापना की थी और उसे अपनी राजधानी बनाई थी। चंदेरी को राजधानी किस राजा के द्वारा बनाया गया था? कीर्तिपाल आपके पास उत्तर होगा और वह प्रतिहार वंश से संबंधित थे। आगे बढ़ते हैं। चंदेरी का प्रसिद्ध किला अशोकनगर किले के चंदेरी तहसील में ही स्थित है। इस किले का निर्माण 11वीं शताब्दी में प्रतिहार राजा नरेश कीर्तिपाल के द्वारा करवाया गया था। चंदेरी किले में नौखंडा महल, खूनी दरवाजा, हवा महल, जौहर कुंड, यह सभी की सभी चीज़ें स्थित हैं। ऐसा माना जाता है कि चंदेरी के किले में स्थित जौहर कुंड में बाबर के आक्रमण के समय 800 राजपूत रानियों ने जौहर किया था। जौहर क्या किया था गुरु? जौहर क्या होता है? जौहर एक प्रथा है जिसमें पति की मृत्यु हो जाने के बाद जो स्त्री होती है वह एक कुंड में आग जलाकर स्वयं को नष्ट कर लेती है। यह प्रथा हो गई जौहर प्रथा। अशोकनगर का चंदेरी हाथ से बना हुआ कलात्मक साड़ियों के लिए देश में प्रसिद्ध है और इसे पेटेंट भी प्राप्त है। मध्य प्रदेश का पहला और एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश देश का पहला व एकमात्र राज्य है जिसे चंदेरी साड़ियों के लिए पेटेंट प्राप्त हुआ है। चंदेरी साड़ियाँ के रूप में तो जाना ही जाता है। विश्व का सबसे महंगा लहंगा भी यहीं तैयार होता है। सबसे महंगा लहंगा यह हाथ से बनता है, हाथ से बनाया जाता है इस लहंगे को और यह यहीं तैयार होता है। आगे बढ़ते हैं। अशोकनगर जिला चंदेरी साड़ी के लिए प्रसिद्ध है, साथ साथ में मखमल उद्योग के लिए भी यह प्रसिद्ध है। अशोकनगर अशोकनगर के चंदेरी में ही महान संगीतकार जिनका नाम था बैजू बावरा की समाधि स्थित है। बैजू बावरा की समाधि स्थित है कहाँ? अशोकनगर के चंदेरी में। अशोकनगर जिले में प्रसिद्ध करीला माता का मंदिर स्थित है। करीला माता का मंदिर कहाँ है? अशोकनगर में। अशोकनगर में मुंगावली प्रदेश की पहली खुली जेल है। मुंगावली में प्रदेश की पहली खुली जेल है। यहाँ नवजीवन शिविर स्थापित किया गया है। यहाँ नवजीवन शिविर स्थापित किया गया है। अशोकनगर जिले में शैव संप्रदाय का चंदेल मठ स्थित है। शैव संप्रदाय का चंदेल मठ कहाँ स्थित है? अशोकनगर जिले में। कौशक महल यह भी अशोकनगर जिले के चंदेरी में स्थित है। कौशक महल का निर्माण 1445 ईस्वी में करवाया गया था। किसके द्वारा? महमूद खिलजी के द्वारा। कौशक महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? महमूद गजनवी के द्वारा 1445 ईस्वी में। इसका अन्य नाम है तावरी-ई-फरिश्ता। इसका अन्य नाम है। चंदेरी
के अंतिम बुंदेला शासक जिनका नाम था राजा मर्दन सिंह, इन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था। राजा मर्दन सिंह ने कहां से? चंदेरी से भाग लिया था। यह बुंदेल शासक थे। अशोकनगर के चंदेरी को मालवा का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। चंदेरी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले भी बताया। यहाँ साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, लहंगे के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ चंदेल मठ है जो कि शैव संप्रदाय से संबंधित है। कौशक महल स्थित है जिसे तावरी ए फरीसता के नाम से भी जाना जाता है। आप कई चीज़ों को ध्यान में रख सकते हैं। अशोकनगर जिले में बेतवा नदी पर राजघाट परियोजना स्थित है। राजघाट को रानी लक्ष्मीबाई परियोजना, माता टीला परियोजना, इस सभी नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना 1972 में की गई थी। राजघाट परियोजना की यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की एक संयुक्त परियोजना है। 1972 में इसकी स्थापना की गई थी। इस संयुक्त परियोजना की यह बेतवा नदी पर बनी हुई है। बेतवा नदी पर बनी हुई है राजघाट परियोजना या रानी लक्ष्मीबाई परियोजना। माता टीला परियोजना, रानी लक्ष्मीबाई परियोजना, इन सभी के नाम से इसे जाना जाता है। सभी चीज़ें आपको याद रखनी है। अशोकनगर जिले में बेतवा, पार्वती और सिंध नदी प्रवाहित होती हैं। पार्वती नदी पर अशोकनगर में ही कौन कौन से बांध बनाए गए हैं? मोल बांध। मोल बांध किस नदी पर बनाया गया है? पार्वती नदी पर। और कोच्छ बांध, कोच्छ बांध किस नदी पर बनाया गया है? पार्वती नदी पर। आगे बढ़ते हैं। अशोकनगर जिले की अधिकांश सीमा बेतवा नदी और सिंध नदी निर्धारित करती हैं अधिकांश सीमा। बेतवा नदी अशोकनगर जिले के पूर्वी भाग में बहती है जो कि सागर जिला और उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले से विभक्त करती है। चलिए इसे आप छोड़ भी देंगे तब भी चलेगा। सिंध मुख्य नदी के रूप में पश्चिमी सीमा के साथ बहती है। और अंतिम है आपके पास फैक्ट, खुली जेल कहाँ स्थित है? मुंगावली में। ठीक है, मैं आपसे अभी पूछूंगा। अशोकनगर जिले में बजरंगगढ़ का किला पर्यटन के क्षेत्र में आप जा सकते हैं। बजरंगगढ़ का किला कौशक महल के बारे में मैंने आपको क्या बताया? इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? महमूद गजनवी के द्वारा। कब करवाया गया था? 1445 ईस्वी में। इसे अन्य किस नाम से जानते हैं? तावरी ए फरीसता। ठीक है। चंदेरी का किला इसका निर्माण किसने कराया था? राजा कीर्तिपाल ने या फिर नरेश कीर्तिपाल ने। किस शताब्दी में? 11वीं शताब्दी में। आपको सभी की सभी चीज़ें याद रखनी है। रामनगर महल, बैजू बावरा की समाधि। बैजू बावरा बताइए किस चीज़ से संबंधित थे? यह संगीतकार थे। मैंने आपको जो जो पढ़ाया आपको याद होना चाहिए। करीला माता का मंदिर मैंने आपको अभी बताया, वह कहाँ स्थित है? चलिए अंतिम में मैं आपको फैक्ट बता दूंगा। चलिए पर्यटन के क्षेत्र में तो हो चुका, बताइए अशोकनगर जिले में। पहला तथ्य आपसे पूछने जा रहा हूं, इसका गठन कब हुआ? 15 अगस्त सन 2003 में। अब बताइए चंदेरी को किसका प्रवेश द्वार कहा जाता है? चंदेरी को मालवा का प्रवेश द्वार कहा जाता है। किस चीज का पेटेंट इसे मिला है? चंदेरी की साड़ियों का। मखमल उद्योग कहाँ है? चंदेरी में। बताइए अशोकनगर का पिछले अशोकनगर नाम बनने से पहले इसका और क्या नाम था? पछार। कितनी तहसीलें? 7 तहसीलें। कितने विधानसभा क्षेत्र? 3 विधानसभा क्षेत्र। किस राज्य से सीमा बनाती है? उत्तर प्रदेश से। कौशल महल यहीं स्थित है। ठीक है। आनंदपुर आश्रम एक सिख संप्रदाय का एक आश्रम है। आनंदपुर आश्रम अगर आपसे कभी पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कहाँ स्थित है? अशोकनगर में। चंदेरी का किला तो यहीं स्थित है। राजघाट परियोजना के बारे में बताइए कि इस परियोजना की शुरुआत कब हुई? 1972 में। किस नदी पर है? बेतवा नदी पर। किस राज्य की संयुक्त परियोजना है? एमपी और यूपी की। ठीक है। खुली जेल कहाँ स्थित है? मुंगावली में। इस तरह की प्रमुख चीजें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अशोकनगर से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण तथ्य कवर करा दिए गए हैं। आइए देखते हैं अगले जिले को। आइए अब हम दतिया जिले से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को कवर करते हैं और जानते हैं क्या महत्वपूर्ण है। हम बात करेंगे दतिया जिले की। दतिया जिले से जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे, चाहे वो दतिया के नाम से संबंधित हों, चाहे दतिया में पहला स्थान कौन रखता है, क्या रखता है, दतिया में कौन कौन से किले स्थित हैं, कौन कौन से पर्यटन क्षेत्र हैं, सभी चीज़ें हम जानने का प्रयत्न करेंगे। पहला तथ्य आपके सामने है। दतिया जिला मध्य प्रदेश के ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आने वाला जिला है।
ग्वालियर संभाग के अंतर्गत 5 जिले आते हैं, यह अंतिम जिला है। इससे पहले हमने अशोकनगर आपको बताया है, ठीक है। दतिया जिले का पूर्व में नाम क्या क्या था? दिलीप नगर और दैत्य नगर के नाम से जाना जाता था किसे? दतिया को। और ज्यादा मंदिर होने के कारण इसका नाम लघु वृंदावन भी है। लघु वृंदावन किस जिले को कहा जाता है? अगर आपसे पूछ दिया जाए कभी तो आप बता दीजिएगा दतिया। दतिया का नाम दतिया क्यों पड़ा? किसके नाम पर पड़ा? तो कभी यह प्रश्न पूछा जाए आपसे तो आप बताइएगा इसका उत्तर कि महाभारत काल में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था दंत वक्र। क्या? दंत वक्र। आप राइटिंग पर मत जाइएगा, दंत वक्र के नाम पर दतिया का नाम दतिया पड़ा है। आगे बढ़ते हैं। दतिया के कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 2959 वर्ग किलोमीटर यहाँ का कुल क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल की दृष्टि में दतिया मध्य प्रदेश का तीसरा सबसे बड़ा जिला है या सबसे छोटा जिला है। सबसे पहले स्थान पर निवाड़ी आता है, उसके बाद हरदा और तीसरे स्थान पर दतिया का नाम आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे छोटे जिलों में से तीसरे नंबर पर है। दतिया जिला मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। इसका निर्माण 1 नवंबर 1956 में हुआ था जब राज्य पुनर्गठन आयोग आया था। नवनिर्मित राज्य मध्य प्रदेश के स्वतंत्र जिले के रूप में घोषित किया गया था। कब? 1 नवंबर 1956 में। दतिया जिले की सीमा मध्य प्रदेश के 3 जिलों से लगती है। कौन कौन से जिले हैं? मैं आपसे अंत में जरूर पूछूंगा। कितनी तहसीलें हैं? कौन कौन से विधानसभा क्षेत्र हैं? कितनी सीमाएं हैं? कितनी सीमाएं हैं? ठीक है, बताइए कौन कौन से जिले से इसकी सीमा लगती है? शिवपुरी, ग्वालियर और भिंड, 3 जिलों से दतिया की सीमा लगती है। और तहसील कितनी है? 5 तहसीलें हैं। और कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? 3 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। किसमें? दतिया जिले के अंतर्गत। अंत में मैं यह पूछूंगा आपसे, आपको याद होना चाहिए। दतिया जिला पूर्व में ग्वालियर व शिवपुरी से घिरा हुआ है। पश्चिम व दक्षिण में उत्तर प्रदेश राज्य से घिरा हुआ है और उत्तर में भिंड जिले से घिरा हुआ है। मतलब पूर्व में ग्वालियर और शिवपुरी, पश्चिम दक्षिण में उत्तर प्रदेश राज्य से और उत्तर में भिंड से घिरा हुआ है। अर्थात दतिया की सीमा किसी अन्य राज्य से लगती है। इसका उत्तर होगा बिल्कुल हाँ। किस राज्य से? उत्तर प्रदेश से। मैंने आपको बताया ना, यहाँ स्थित अनेक मंदिरों के कारण दतिया को लघु वृंदावन के नाम से जाना जाता है। लगभग 50 महत्वपूर्ण पॉइंट्स होंगे, आपको याद रखना आवश्यक होगा प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। दतिया जिला काले चने की खेती के लिए प्रसिद्ध है। काले चने की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? दतिया में। दतिया जिला मध्य प्रदेश का सर्वाधिक सिंचित जिला है। और सर्वाधिक की बात कर रहे हैं तो दतिया में सबसे ज़्यादा एससी जनजाति पाई जाती है, जाति पाई जाती है, मतलब अनुसूचित जाति पाई जाती है। सबसे ज़्यादा एससी जनजाति कहाँ पाई जाती है? इसका उत्तर होगा दतिया में। दतिया जिले के सियोंधा में क्या पाया जाता है? कन्हरगढ़ का किला। कन्हरगढ़ का किला कहाँ स्थित है? दतिया में। आगे बढ़ते हैं। दतिया जिले के भांडेर में एक प्रसिद्ध मेला लगता है और प्रसिद्ध मेलों में से सिर्फ एक ही मेला लगता है। कहाँ? दतिया में। उस मेले का क्या नाम है? रामलीला मेले का आयोजन किया जाता है दतिया में। किस स्थान पर? भांडेर नामक स्थान पर। दतिया में गुरुजरा नामक स्थान पर ब्रह्मलिखि में लिखा हुआ एक अभिलेख प्राप्त होता है। यह अभिलेख कहाँ का प्राप्त है? यह अभिलेख किसका अभिलेख है? किस स्थान पर है? इसका सही उत्तर होगा ब्रह्मलिखि में पाया गया अभिलेख है गुर्जरा नामक अभिलेख। यह अशोक का अभिलेख है। अगर आपसे पूछ दिया जाए गुर्जरा में जो अभिलेख पाया गया है वह किसका अभिलेख है, तो अशोक का अभिलेख है। दरअसल इस अभिलेख की विशेष बात यह है कि अशोक के वास्तविक नाम जो कि अशोक है, जो अशोक था उसका वास्तविक नाम का पता चलता है इस अभिलेख से ही। इसका वास्तविक नाम ब्रह्मी लिपि में लिखा गया है। किस स्थान पर?
गुर्जरा नामक स्थान पर आपको यह भी याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश राज्य की पहली नगर निगम दतिया में स्थित है। कब स्थापित किया गया है? 1907 में। एकमात्र मैंने आपको बताया है गैस आधारित विद्युत गृह कहां स्थित है? दतिया में। आगे बढ़ते हैं। दतिया जिले में बॉटनिकल गार्डन का एक वनस्पतिक उद्यान है जो वन विभाग द्वारा विकसित किया गया है। दतिया में पंचम कवि की टोकरी या टोरिया व उदनू की टोरिया दो प्रमुख स्थल हैं। यह कभी नहीं पूछा जाता है, लेकिन अगर आपसे याद हो तो आप याद कर सकते हैं। दतिया में जैनों के स्थान, हाँ ये प्रश्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दतिया में जैनों का एक प्रसिद्ध सोनगिरी तीर्थ स्थल है। यहाँ लगभग 108 जैन मंदिर स्थित हैं। और यह भी आप याद रखिए, जैनों का तीर्थ स्थल तो है, यह किस संप्रदाय से जुड़ा हुआ है? दिगंबर संप्रदाय से। किस संप्रदाय से? दिगंबर संप्रदाय से। यह भी आपसे पूछा जाता है। सोनगिरी जो तीर्थ स्थल है वह जैनों के किस संप्रदाय से जुड़ा हुआ है? तो आपको बताना पड़ेगा दिगंबर संप्रदाय से। अब बात करते हैं दतिया के किले के बारे में। दतिया के किले के बारे में, दतिया में एक किला स्थित है जिसे दतिया का किला ही कहा जाता है। इसका निर्माण कब कराया गया है? दतिया के किले का निर्माण कराया गया है 1625 ईस्वी में। 1625 ईस्वी में कराया गया था दतिया के किले का निर्माण। इसके दरवाजे पर न्याय मुकुट का हीरा लिखा हुआ है। न्याय मुकुट का हीरा कहाँ लिखा गया है? दरवाजे पर। किसके द्वारा लिखाया गया है? भवानी सिंह के द्वारा लिखाया गया है। दतिया के किले के दरवाजे पर न्याय मुकुट का हीरा किसके द्वारा लिखाया गया? भवानी सिंह के द्वारा। दीवारों पर बिहारी सतताई की दोहे लिखे हुए हैं। दीवारों पर क्या लिखा गया है? बिहारी सतताई के दोहे लिखे गए हैं। इस किले के दीवारों पर गेंडा, हाथी, उसके विपरीत दिशा में हिप्पो चिड़िया का सिर टंगा हुआ है। हिप्पो चिड़िया का भी आपसे पूछ लिया जाता है, हिप्पो चिड़िया का सिर किस किले में टंगा हुआ है? इसका उत्तर आपको देना होगा दतिया के किले में। अगला तथ्य आपके सामने है, दतिया में स्थित सतखंडा महल। इसका निर्माण 17वीं शताब्दी में किसके द्वारा करवाया गया था? वीर सिंह बुंदेला के द्वारा। सतखंडा महल इसका नाम क्यों रखा गया है? क्योंकि यह 7 खंड में स्थित है, अर्थात 7 मंजिला इमारत है, जिसमें हवा महल, खेत्री महल व पुराना महल के नाम से भी इसे जाना जाता है। सतखंडा महल के और कौन कौन से नाम हैं? हवा महल, खेत्री महल, पुराना महल, इन सभी के नाम से जाना जाता है सतखंडा महल को। गोविंद महल कहाँ से पर स्थित है? अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए तो यह भी दतिया में स्थित है। इसका निर्माण राजा वीर सिंह देव के द्वारा करवाया गया था। वीर सिंह बुंदेला के द्वारा कौन सा निर्माण? सतखंडा महल या हवा महल का निर्माण कराया गया, और गोविंद महल का निर्माण राजा वीर सिंह देव के द्वारा करवाया गया था। यह आपको याद रखना है। दतिया जिले में कुदू सिंह संगीत महाविद्यालय स्थित है। कुदू सिंह संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है? आपको बताना पड़ेगा दतिया जिले में। दतिया जिले में राजा शत्रुजीत बुंदेला द्वारा निर्मित राजगढ़ पैलेस एवं म्यूजियम भी स्थित है। दतिया जिले से बेटी बचाओ अभियान की शुरुआत 15 अक्टूबर सन 2011 से की गई है। दतिया जिले में सीता सागर, यह पर्यटन के क्षेत्र में आप देख सकते हैं। सीता सागर, राम सागर, कर्ण सागर, राधा सागर, लाला का ताल, बीर सागर, बड़ौनी तालाब, यह सभी के सभी स्थित हैं। दतिया जिले में 2 प्रमुख बांध हैं। कौन कौन से? मोल बांध और कोच बांध। कौन कौन से? मोल बांध या फिर मौल बांध और कोच बांध। सिंध परियोजना दतिया जिले से ही चालू होती है। सनकुआ नामक स्थान से 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कौन सी परियोजना? सिंधु नदी पर बनी हुई है सिंध परियोजना। ठीक है, एक और परियोजना यहाँ संचालित हो रही है। कौन सी?
भांडेर परियोजना, भांडेर परियोजना कहाँ की परियोजना है? यह भी दतिया की परियोजना है। अगर हम भांडेर परियोजना के बारे में बात करें तो यह दतिया जिले में स्थित है। यह किस नदी पर है? बेतवा नदी पर। भांडेर परियोजना किस नदी पर है? बेतवा नदी पर स्थित है भांडेर परियोजना। इससे दतिया, ग्वालियर, भिंड यह सभी के सभी जिले क्या होते हैं? लाभान्वित होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया क्या, कितनी तहसीलें हैं गुरु, बताना है। सबसे पहले ये बताइए कि दतिया का निर्माण कब हुआ? दतिया का निर्माण कब हुआ? यह जिले के रूप में कब बना? 1 नवंबर कितने में? 1956 में। कितनी तहसीलें हैं? 3 तहसीलें। कितने विधानसभा क्षेत्र? 3 विधानसभा क्षेत्रों के क्या क्या नाम? दतिया, सेवड़ा और भांडेर। कितने जिलों से सीमा बनाती है? 3 जिले से। किस किस जिले से? शिवपुरी, ग्वालियर और भिंड। आपको भूलना बिल्कुल नहीं है। किस राज्य से सीमा बनाती है यह जिला? एक राज्य से। कौन से? उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक जनसंख्या किसकी? सर्वाधिक जनसंख्या किस जाति की है? तो एससी जनजाति की। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या। एकमात्र गैस आधारित विद्युत गृह कहाँ है? दतिया में स्थित है। शक्तिपीठ के बारे में मैंने आपको बताया या नहीं बताया? हो सकता है पीडीएफ में ना रहा हो। एक शक्तिपीठ स्थित है जो भारत में एकमात्र शक्तिपीठ स्थित है। भारत का एकमात्र शक्तिपीठ स्थित है। कौन सा शक्तिपीठ है? पीताम्बरी शक्तिपीठ। पीताम्बरी शक्तिपीठ कहाँ स्थित है? दतिया में। इसकी स्थापना कब की गई? 1935 में। ठीक है, आप यह सब भूलिएगा नहीं। पहले के बारे में बात की जाए तो राज्य का पहला नगर निगम भी इस यहाँ ही गठित किया गया है। कब? 1907 में। यह तो मैंने आपको बताया ही है। बालाजी सूर्य मंदिर यहाँ स्थित है, पहुंच नदी के किनारे। यह प्रागैतिहासिक काल का रामलीला मैदान भी यहीं स्थित है, आपको याद रखना है। सोनगिरी के सोनगिरी के बारे में मैंने आपको बताया ही। दतिया के किले के बारे में बताया कि इसका निर्माण कब हुआ। इसके दरवाजे पर क्या लिखा हुआ है बताइए? न्याय मुकुट का हीरा लिखा हुआ है। और दीवारों पर किसके दोहे लिखे गए हैं? बिहारी सतताई के। ठीक है, इन सभी बातों को आप भूलिएगा मत। माता टीला बांध परियोजना भी यहीं स्थित है। कौन सी? माता टीला बांध परियोजना। माता टीला बांध परियोजना। इसके बाद मैंने आपको बताया सिंध परियोजना और भांडेर परियोजना। यह सभी के सभी दतिया में संचालित हो रही हैं। माता टीला बांध परियोजना यह मध्य प्रदेश, यह एमपी और यूपी की संयुक्त परियोजना है। राजघाट परियोजना या रानी लक्ष्मीबाई परियोजना के नाम से भी इस परियोजना को जाना जाता है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा, बड़ों का सम्मान कीजिए। धन्यवाद।